हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कंसल्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भाई जल्दी से एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाओ, उसके बाद अपनी क्लास यहाँ पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने नए टॉपिक के साथ आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे जल्दी से, नोटिफिकेशन पहुंच चुका होगा आपके पास, तो एक बार सारे बच्चे लाइव आ जाइए। उसके बाद शुरू करने जा रहे हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले तो बच्चे आते रहेंगे लाइव। हम सबसे पहले तो आज अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमारा कौन सा टॉपिक है जो आज हम लेके चलने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले पदार्थ व पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या होगा? पदार्थ। आज हम टॉपिक लेंगे पदार्थ और फिर पदार्थ के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, पदार्थ होता क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा आज की क्लास का। और आप सभी को पता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं में से कैसे क्वेश्चन अपनी आर्मी पूछती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि पदार्थ होता क्या है, तो आप ये कहेंगे, देखो सबसे पहले तो आपकी पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं, आपकी प्रकृति में जो भी चीजें पाई जाती हैं, अगर वो चीज स्थान घेरती है, अगर उसका कुछ द्रव्यमान है, उसमें कुछ वजन है, और आप अपनी 5 इंद्रियों की सहायता से अगर उसे महसूस कर सकते हो, तो वो हर एक चीज क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, अब आपके आसपास कोई भी चीज हो, जैसे उदाहरण मान लो, जैसे कोई पत्थर है। ठीक है, जैसे आपके आसपास पड़ा कोई पत्थर है, तो आप सभी को पता है पत्थर को आप कहीं भी रखोगे तो पत्थर अपने आकार के हिसाब से कोई ना कोई जगह तो घेरेगा। अब उसका आकार छोटा होगा तो थोड़ी जगह घेरेगा, बड़ा होगा तो ज्यादा जगह घेरेगा, उसमें कुछ वजन भी होगा। और उसके साथ साथ जो पदार्थ होता है उसे आप आराम से देख भी सकते हो, आप उसे छू भी सकते हो, यानी आप अपनी 2 इंद्रियों के माध्यम से प्रकाश का, उसका, पत्थर का अनुभव कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको बात करी जाए हवा की, मैं आपको कहूं कि हवा पदार्थ होती है कि नहीं होती, तो आप खुद ही बताइए। जो हवा होती है, जो हवा है, आप उस हवा को कहोगे कि मैम हम तो हवा को देख नहीं सकते, तो भाई देख नहीं सकते आप हवा को, लेकिन आप हवा को फिर भी महसूस कर सकते हो। कैसे? क्योंकि हवा जब चलती है तो हवा चलने की एक आवाज होती है, ध्वनि होती है, उस ध्वनि को आप सुन सकते हो। आप हवा जब आपको स्पर्श करती है तो आपकी त्वचा महसूस कर पाती है कि हवा चल रही है या नहीं चल रही है। और हवा स्थान घेरती है, क्योंकि आप सभी को पता है गुब्बारे में आप हवा भरते हो, हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है। अब हवा जब गुब्बारे में भरोगे तो गुब्बारा अपना आकार बढ़ा रहा है, और उसका आकार पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब हवा भी क्या है? हवा भी आकार बढ़ा रही है, आकार लेती है। और आप एक खाली गुब्बारे को का वजन करके देखो और एक हवा से भरे गुब्बारे का वजन करके देखो, आप देखोगे भरे गुब्बारे में खाली गुब्बारे के मुकाबले कुछ माइक्रोग्राम, मिलीग्राम वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि हवा हमारी क्या करती है? स्थान भी घेरती है। तो आपकी एयर भी क्या है? पदार्थ की श्रेणी में आती है। ठीक है, एयर भी पदार्थ की श्रेणी में आती है। तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ के बारे में आप लिखेंगे कि पदार्थ, ठीक है, कि प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु, ठीक है, प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, आपको बस पदार्थ की ये डेफिनेशन याद रखनी है कि प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका अपना कोई द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी।
दूसरा इसके बारे में लिखेंगे कि पदार्थ को हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ के बारे में। अब आप सभी को पता होगा हमारी इंद्रियां कौन सी होती हैं। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इंद्रियों के बारे में भी लिख लेते हैं कि कौन सी इंद्रियां हैं जो हमारे शरीर में होती हैं। तो इंद्रियां, भाई साहब आपकी आंख क्या है? इंद्रिय अंग है। ठीक है, इंद्रिय अंग, ये सारे आपके इंद्रिय अंग होते हैं। आंख, आपका कान, आपकी त्वचा, आंख, कान, त्वचा, आपका नाक और आपकी जीवा, आपकी जीभ, ये 5 हैं जो इंद्रिय अंग होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। प्रणाम भाई, प्रणाम। ठीक है, शेख मोहम्मद जी बहुत बहुत नमस्कार। तो ये इंद्रिय अंग होते हैं अपने आंख, कान, त्वचा, नाक और जीवा। इन 5 इंद्रिय अंगों की सहायता से अगर आपको किसी भी पदार्थ के होने का एहसास हो जाए तो वो सारा का सारा अपनी किस श्रेणी में आएगा? पदार्थ की श्रेणी में आता है। ठीक है, बस फर्क ये है कि वो स्थान घेरता हो, वो द्रव्यमान भी हो उसके अंदर। अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जो वस्तु इंद्रियों से हम महसूस तो कर पाए लेकिन कोई स्थान ना घेरे, उसमें कुछ वजन ना हो, तो हम उसे पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखते। जैसे मान लीजिए ध्वनि है, साउंड है। जैसे ध्वनि है, साउंड है, आप सभी को पता है ध्वनि जो होती है हमें कानों से सुनाई तो देती है, हमें कानों से सुनाई देती है, लेकिन ध्वनि में कोई वजन नहीं होता। ध्वनि में वजन नहीं होता, ध्वनि कोई स्थान नहीं घेरती, इसी कारण साउंड को हम पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखते। जैसे प्रकाश है, जैसे क्या होता है? लाइट, प्रकाश। अब आप भी को भी पता है प्रकाश, सूरज से आने वाली जो किरणें होती हैं उन किरणों को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। हम इस प्रकाश को देख तो पाते हैं, पर देख इसलिए पाते हैं क्योंकि प्रकाश अलग अलग रंगों से बना है, इसीलिए उन रंगों के कारण हम प्रकाश को देख तो पाते हैं। लेकिन क्या आप प्रकाश को किसी एक डब्बे में बंद करके रख सकते हो? क्या आप प्रकाश का वजन तोल सकते हो? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एक डब्बा सूरज की रोशनी में कितना वजन होगा, तो आप कहोगे हम कैसी बातें कर रहे हो। पहली बात तो सूरज की रोशनी को एक डब्बे में कैद करके रखा ही नहीं जा सकता। दूसरी बात, उसमें कुछ वजन ही नहीं है, और वजन नहीं है तो वो क्या नहीं है? पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे, अगर वजन है, द्रव्यमान है, तो फिर उसमें महसूस भी हमारी इंद्रियों के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन अगर द्रव्यमान और वजन नहीं है तो हम उसे पदार्थ की श्रेणी में क्या नहीं करेंगे? ऐड नहीं करेंगे, पदार्थ की श्रेणी में हम नहीं रखेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन पदार्थ की आपको याद रखनी है। अब उसके साथ साथ हम बात करेंगे आगे पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, कि हमारे आसपास हमारी प्रकृति में पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो आप जल्दी से बताओगे कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आपने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कई बार सुना होगा। कुछ बच्चे 3 आंसर देते हैं, कुछ 5 देते हैं। जिन्होंने पूरा पढ़ा है वो 5 देंगे, जिन्होंने थोड़ा कम पढ़ा है वो 3 आंसर देंगे। तो अगर मैं सच में कहूं तो हमारी प्रकृति में अब तक 18 पदार्थ की अवस्थाएं हैं अलग अलग, जो देखी जा चुकी हैं। अब तक लगभग 18 ऐसी मैटर है प्रकृति में, पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हैं जिनको वैज्ञानिकों के द्वारा कहीं ना कहीं देखा जा चुका है। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी की सारी अवस्थाएं अभी प्रमाणित नहीं की गई है, क्योंकि प्रकृति में अगर बात करें तो अभी तक केवल 118 तत्व ही खोजे गए हैं। हो सकता है 120 तत्व भी, 2 तत्व और नए भी होंगे जो अब तक हमारे साइंटिस्ट ने देख चुके होंगे, देख लिया होगा, लेकिन अभी उनको मान्यता नहीं मिली है, उनको अभी ऐड नहीं किया गया है हमारी आवर्त सारणी में। तो जब तक उनको ऐड नहीं किया जाता हम उसको शामिल नहीं करेंगे। वैसे ही अपनी पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, इनमें से जो ये 18 अवस्थाएं होती हैं,
इन 18 अवस्थाओं का आज तक उपयोग ही नहीं हो पाया है। आज तक साइंटिस्ट खुल के बता ही नहीं पाए हैं कि 18 अवस्थाएं हैं क्या, क्या इनका उपयोग है। अब जब बता ही नहीं पाए हैं तो हम इनका फिर करेंगे क्या, यानी कि हमें क्यों बेफालतू में फिर इनके बारे में पढ़ना है। आपको बस पढ़ना है केवल पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में हम पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि वर्तमान में, ठीक है, कि वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं, ठीक है, वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं, ठीक है, 5 अवस्थाएं जो है उनको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। 5 अवस्थाएं ढूंढी जा चुकी हैं, ढूंढी जा चुकी हैं, चाहे कितनी भी हो, लेकिन इन्हीं 5 को मान्यता मिली है तो हम इन्हीं 5 को जानते हैं कि बस यही है। अब बाकी जो है वो पड़ी रहेगी, 18 है तो 18 रहेंगी, 13 है, 13 एक्स्ट्रा 13 की हमें बात ही नहीं करनी है, क्योंकि अब तक हमारे सामने ऑथेंटिक आंकड़े तो 5 के हैं, तो हम 5 को ही याद रखेंगे। अब आर्मी में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आर्मी में सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन में दे देंगे ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो ध्यान रखेंगे आप 3 और 5 में भ्रमित मत होना, 5 अवस्थाएं अपनी हो चुकी हैं तो आप 5 ही उत्तर देंगे। आप 5 अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है फिर आप 3 आंसर दोगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में 5 दे ही नहीं रखा, 1 2 3 4 ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, फिर 3 आपका उत्तर होगा, फिर आप 3 को प्राथमिकता देंगे। अभी बात करेंगे हम कि 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो उन अवस्थाओं के नाम, सबसे पहले तो हमें नाम पता होने चाहिए कि ये अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, और फिर वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, पहली अवस्था नंबर 1, जिसे आप क्या बोलोगे, ठोस, ठीक है, ठोस अवस्था, यानी अपनी पृथ्वी की के अंदर तत्वों की सॉलिड स्टेट, ठीक है, ठोस। दूसरी होती है गैस, दूसरी होती है हमारी गैस, या फिर आप पहले दूसरी तरल लिख लो, ठीक है, पहले तरल लिख लो, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले तरल को कर लोगे गैस को बाद में करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी होती है अपनी लिक्विड, लिक्विड स्टेट, जिसे आप द्रव अवस्था कहोगे। तीसरी होती है अपनी गैस अवस्था, गैसीय स्टेट होती है गैस अवस्था, अपनी गैस अवस्था। चौथी होती है भाई प्लाज्मा अवस्था, चौथी कौन सी होती है, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा, ठीक है, चौथी होती है आपकी प्लाज्मा अवस्था। पांचवी होती है जिसे बोला जाता है बोस-आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, या फिर इसी को शॉर्ट फॉर्म में बीईसी भी कहा जाता है, यानी बोस बी आइंस्टीन ई कंडेंसेट का सी। ये 5 अवस्थाएं होती हैं अपनी जो पदार्थ की आज तक उपयोग करी गई हैं। ऊपर वाली जो 3 अवस्थाएं हैं वो बहुत ही सामान्य अवस्थाएं हैं, सामान्य अवस्था है, और ये अवस्था आपको जनरली अपने दैनिक जीवन में हर जगह देखने को मिल जाती है। लेकिन जो नीचे की 2 अवस्थाएं हैं, ये 2 अवस्थाएं सामान्य रूप से आपको दिखाई नहीं देगी। प्लाज्मा अवस्था आपको दिखेगी लैब में, जो लेबोरेटरी होती है, प्रयोगशालाएं, उनमें दिखेगी, या आपको आज के समय में आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं बताऊंगी कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको प्लाज्मा अवस्था। कुछ जगहों पर प्लाज्मा अवस्था आपको दिख जाती है, क्योंकि आजकल लैब में कुछ ऐसी चीजें बनने लग गई हैं जिनमें प्लाज्मा अवस्था का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की, तो ये अवस्था केवल अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में देखने को मिलती है, हमारी पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी में नॉर्मली इसको देखना संभव नहीं है, ठीक है। अब हम वन बाय वन इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 5 अवस्थाएं आप याद रख लेंगे। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होगी, तो चौथी कौन सी है, प्लाज्मा। अब इसे आप आगे पीछे नहीं कर सकते, इनको ऊपर नीचे कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर चौथी और 5वीं का स्थान मत बदलना, क्योंकि इससे पहले प्लाज्मा खोजा गया था इसीलिए इसको चौथे नंबर पे रखा गया है, और सबसे आखिर में बीईसी अवस्था खोजी गई थी इसीलिए इसको 5वें नंबर पे रखा है।
है, तो इनका स्थान आप नहीं बदल सकते, ऊपर वालों को ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे। अब सबसे पहले अपनी पहली अवस्था के बारे में बात करेंगे, ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था कि हमारी जो ठोस अवस्था होती है क्या कुछ होती है, क्या कुछ उसकी खासियत है, क्या उसकी खासियत नहीं है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो किसी भी अवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं उस अवस्था को बनाने वाले अणु और परमाणु। ठीक है, अणु और परमाणु। अब आप सभी लोग परमाणु पढ़ चुके हो, परमाणु की संरचना भी अच्छे से जानते हो, तो आप सभी को पता है कि किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए बहुत सारी कुछ छोटी छोटी इकाइयां उपयोग करी जाती हैं, और उन्हीं इकाइयों को हम क्या बोलते हैं, हम प्लाज्मा, हम अपना अणु, परमाणु, उन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु। परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, अणु, और अणुओं से फिर तत्व बन जाते हैं, यौगिक बन जाते हैं, मिश्रण बन जाते हैं। तो अभी तत्व यौगिकों के बारे में हमें बात नहीं करनी, अभी हमें केवल ये बात करना है कि कोई भी अवस्था हो उसे बनाने में कुछ ना कुछ अणु या परमाणु तो लगे होंगे। तो ठोस जो होता है, ठोस में क्या होता है, इसमें पदार्थ के परमाणु बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। क्या होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक। यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक हो गया अणु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसी तरह से इस अवस्था में पदार्थ के जो अणु हैं एक दूसरे से इतने पास पास, इतने मजबूती से बंधे होते हैं कि उनके बीच में लगने वाला आणविक बल इतना प्रबल होता है, इतना मजबूत होता है कि वो दूसरे अणु को अपनी जगह छोड़ के भागने नहीं देता। यानी एक अणु ये इसको बांध के रखेगा, ये इसको बांध के रखेगा, ये इसको बांध के रखेगा। एक अणु दूसरे अणु को इतना मजबूती से, इतना कस के बांध के रखता है कि जिसके कारण ये जो है अपना ना तो आकार बदल सकता है, ना इसका आयतन बदल सकता है, और ये जो होता है जगह भी क्या घेरता है, कम घेरता है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है ठोस के बारे में पॉइंट, तो सबसे पहले तो इसके अणु बहुत मजबूती से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ठोस के अणु, ठोस के अणु प्रबल, प्रबल का मतलब बहुत मजबूत, प्रबल आणविक बल से जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रबल आणविक बल से जुड़े होते हैं। प्रबल आणविक बल से बंधे होते हैं आपके, ठीक है, ठोस के अणु। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखोगे। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, कोई आणविक बल क्या है, अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है उसे क्या बोलते हो, आणविक बल। ये आणविक बल बहुत ठोस रूप से बने हुए होते हैं, किसके अंदर, ठोस के अंदर। दूसरा, इसमें क्या होता है, इसका यानी ठोस का, इसका आयतन व आकार निश्चित रहता है। आयतन व आकार निश्चित रहेगा, निश्चित रहता है, फिक्स रहेगा। यानी कि इसका मतलब है आप उस ठोस को चाहे कहीं भी रख दो वो उतनी जगह घेरेगा। आप उसको चाहे किसी बर्तन में रखो, चाहे किसी फर्श पे रखो, किसी खुली जगह में रखो, किसी बंद जगह में रखो, कहीं भी रख लो, उसका आकार हमेशा सेम रहेगा। उसका वजन जितना आपने पहले उसको तोला था, 5 मिनट बाद आप उसको देखोगे तो उतना ही वजन मिलेगा, 10 मिनट बाद देखोगे उतना ही मिलेगा, 1 महीने बाद देखोगे उतना ही मिलेगा। यानी उसका आकार और उसका जो आयतन होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, निश्चित होता है, मतलब फिक्स होता है किसी भी ठोस के अंदर। ठीक है, तो ठोस का आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि पदार्थ की कौन सी अवस्था में आणविक बल सबसे मजबूत होता है, तो सबसे मजबूत किसमें होगा, ठोस में। ठीक है, पदार्थ की है कौन सी अवस्था है जो अपना आकार कभी नहीं बदलेगी, कौन सी नहीं बदलेगी, आपकी ठोस। ठोस अवस्था में कोई भी वस्तु होगी वो अपना आकार कभी भी नहीं बदलेगी। तो ये चीज आप याद रखेंगे किसके अंदर, ठोस को। ठीक है, और ये बात भी लिख लेंगे आप कि यह स्थान कम घेरता है। ठीक है, यह स्थान कम घेरता है, कम घेरता है, स्थान कम घेरता है, तथा इसके अणुओं के बीच में गति या तो बिल्कुल ही नहीं होती या फिर ना के बराबर होती है। ठीक है, इसके अणुओं में, इसके अणुओं के बीच इसके अणुओं के बीच
गति, अणुओं के बीच आणविक गति ना के बराबर या बिल्कुल ना के बराबर होती है, या फिर बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, या बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, ये दो चीजें हैं, या तो बिल्कुल नहीं होगी या फिर ना के बराबर होती है अणुओं के बीच की गति, किसके अंदर, ठोस के अंदर। ठीक है, अब आप लिख लेंगे एक दो ठोस के उदाहरण। हालांकि ठोस के उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है ठोस के उदाहरण जो है इतना कुछ आपको हवा नहीं करना है, अच्छे से आपको पता है कौन सी चीजें ठोस के रूप में होंगी। तो देखो, जैसे कोई भी पत्थर हो गया, ठीक है, जैसे आपके आसपास कोई भी पत्थर है, कैसा है, ठोस है। कोई भी लकड़ी है, कैसी है, ठोस है। पानी की बात करें तो पानी जब बर्फ के रूप में रहेगा कैसा है, ठोस अवस्था में है। किस रूप में है, ठोस अवस्था में है। आपके आसपास कोई भी पेड़ है, किस अवस्था में है, ठोस के रूप में है। तो ये सारी जो चीजें हैं आदि, ये सारी कौन सी अवस्था है पदार्थ की, ठोस अवस्था। अब आप देख लो, लकड़ी को आप यहाँ पटक दो, वहां पटक दो, इधर पटक दो, कहीं भी पटक दो, उसका आकार वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, भागने वाली कहीं है नहीं, वही उसी जगह में बनी रहेगी, उतनी जगह घेरेगी और उतना ही उसका मास बना रहेगा, उसका द्रव्यमान बना रहेगा। तो पहली अवस्था कौन सी थी अपनी, पदार्थ की ठोस अवस्था। और ये ठोस अवस्था में आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये पहली अवस्था है ठोस अवस्था, ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था के बारे में, जिसे आप बोलेंगे द्रव अवस्था। पदार्थ की द्रव अवस्था। अब देखो, जैसे पदार्थ की ठोस अवस्था में अणु जो थे बिल्कुल बहुत मजबूती से बंधे हुए थे, बिल्कुल उनके बीच का बल बहुत मजबूत था, आकार नहीं बदल रहे थे, आयतन नहीं बदल रहे थे, गति नहीं कर रहे थे, वैसे ही अब तरल में क्या हो जाएगा, थोड़ा बदलाव आ जाएगा। तरल के जो अणु थे पहले जितनी मजबूती से बंधे थे, अब उनके बीच का आणविक बल थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, अणुओं के बीच में थोड़ी दूरी आ जाएगी, और दूरी होने के कारण बल भी कमजोर होगा और अणुओं में थोड़ी गति बढ़ जाएगी। अणु थोड़ा सा ज्यादा गति करेंगे और गति करने के कारण उनका आकार भी बदलने लग जाएगा, यानी बहने का गुण उनके अंदर आ जाता है। और अब वो पदार्थ जो था वो धीरे धीरे क्या करेगा, बहेगा, यानी ज्यादा जगह घेरना शुरू कर देगा। तो द्रव में आपको क्या याद रखना है कि इसमें अणुओं का आणविक बल, अणुओं का आणविक बल, आणविक बल कम होने लगता है। ठीक है, आणविक बल कम हो जाता है। ठीक है, आणविक बल कम हो जाता है, ठोस जितना मजबूत नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा, और कम होने के कारण अब क्या होगा, अणु गति करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अणुओं के बीच गति उत्पन्न हो जाती है, अणुओं के बीच गति उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हो जाती है और गति उत्पन्न हो जाती है, और गति उत्पन्न होने के कारण अब अणु जो हैं वो अपना आकार बदलने लगते हैं, यानी आकार अब उनका निश्चित नहीं रहता। ठीक है, गति उत्पन्न होने के कारण आकार अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, आकार अनिश्चित हो जाता है। अब आकार अनिश्चित हो गया। ठीक है, ठीक है, आकार अनिश्चित हो जाता है। भाई आकार तो अनिश्चित हो गया, लेकिन अभी उसका आयतन वैसा ही रहेगा, यानी कि तरल जैसे 1 लीटर दूध था, उस 1 लीटर दूध को
आप अगर किसी भी बर्नी में डालोगे तो वो उसका आकार ले लेगा, किसी बाल्टी में डालोगे उसका आकार ले लेगा, बोतल में डालोगे उसका आकार ले लेगा, लेकिन वो दूध रहेगा तो 1 लीटर ही ना। जब भी आप उसको मापोगे उसमें आपको एमएल तो उतने ही मिलेंगे ना, बराबर एमएल मिलेंगे, उसमें अंतर नहीं आएगा। तो यानी इसके अंदर आयतन निश्चित रहता है, ठीक है, आकार तो बदल जाता है पर आयतन निश्चित रहता है, आयतन सेम टू सेम वही रहेगा, आयतन निश्चित रहता है किसके अंदर, आपके द्रव के अंदर, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आणविक बल कम होता है, ये आपने समझ लिया, गति आ जाती है, गति के कारण आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, और आयतन कैसा हो जाता है, आयतन तो निश्चित ही रहेगा इसके अंदर। और इसमें एक बात और लिख लेंगे कि इस अवस्था में पदार्थ बहता है, ठीक है, इस अवस्था में पदार्थ में बहने का गुण आ जाता है या पदार्थ बहता है। पदार्थ बहने का गुण रखेगा द्रव के अंदर, ठीक है, ये चीज आपको इतनी सी समझ में आ गई होगी। अब इसके उदाहरण लिख लेना कि भी द्रव के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो भाई जितना भी लिक्विड फॉर्म में चीजें आपके आसपास पाई जाती हैं, जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि दूध हो गया, जैसे कि जूस हो गया, ठीक है, जैसे कि शराब हो गई, जैसे कि शहद हो गया, ये सारी चीजें जो है आपके सामने, ये सब की सब पदार्थ की कौन सी अवस्थाओं में पाई जाती है, पदार्थ की तरल अवस्था में, ठीक है, तरल अवस्था में। ये सारी की सारी चीजें हैं आपकी जो पदार्थ की तरल अवस्था को दर्शाती है, ठीक है। तो दो अवस्थाएं हमारी हो चुकी हैं, ठोस और दूसरी हमारी तरल। अब हम तीसरी अवस्था के बारे में बात करेंगे, जिसे आप क्या लिखोगे, गैस। तीसरी अवस्था जिसका नाम क्या रखोगे आप, गैसीय अवस्था, गैस अवस्था। तो अब की बात देखो भाई, ठोस में अणु बहुत पास पास थे, आणविक बल बहुत मजबूत था, जिसके कारण उनका आकार नहीं बदल रहा था, उनका आयतन भी नहीं बदल रहा था। द्रव अवस्था में क्या हुआ, बल थोड़ा सा बल कमजोर हो गया, बल कमजोर होने के कारण पदार्थ में बहने का गुण आ गया, आकार हो गया अनिश्चित, और वो पदार्थ जो है वो ज्यादा जगह घेरने लगा। अब गैस में क्या होगा, गैस में पदार्थ के अणुओं के बीच में जो आणविक बल था वो ना के बराबर यानी खत्म हो जाएगा, बल रहेगा ही नहीं, और जिसके कारण उस पदार्थ का ना तो अब आकार निश्चित रहेगा ना आयतन निश्चित रहेगा, और वो इतनी जल्दी एक अणु यहाँ है तो दूसरा अणु पता नहीं कहाँ, बहुत जल्दी फैलने का गुण जो हो जाता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये लिखेंगे कि अणुओं के बीच आणविक बल समाप्त हो जाता है, ठीक है, अणुओं के बीच आणविक बल समाप्त हो जाता है, कौन सी अवस्था के अंदर, आपकी गैस अवस्था के अंदर, ठीक है, आणविक बल समाप्त हो जाता है। अब आणविक बल समाप्त हो गया तो अब क्या होगा, ना आकार निश्चित रहेगा ना आयतन निश्चित रहेगा, यानी कि पदार्थ का आकार व आयतन अनिश्चित हो जाते हैं। दोनों के दोनों क्या रहेंगे, अनिश्चित रहेंगे, आकार व आयतन रहेंगे अनिश्चित, किसके अंदर, गैस अवस्था के अंदर। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगला आप लिखेंगे, अणु बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने लग जाते हैं, ठीक है। बहुत तेजी से गति करने लग जाते हैं, किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ठीक है, गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा तेजी से गति करते हैं।
अब इसके लिख लेना उदाहरण, अब इसके लिख लेना उदाहरण। तो उदाहरण में लिख लेना जितने भी आपकी गैस है, जैसे कि वाष्प, तरल, तरल, कोई भी तरल अगर वाष्प अवस्था में आ जाता है तो वो वाष्प फिर कैसे गैस बन के उड़ने ही तो लग जाती है। तो कोई भी वाष्प होगी वो गैस अवस्था में पाई जाएगी। उसके अलावा जितनी भी आपकी प्रकृति में गैसें पाई जाती हैं, सभी की सभी गैस जो होती हैं वो गैसीय अवस्था का ही रूप होती है आपकी। ठीक है, अब गैस चाहे कोई भी है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारी की सारी जो है मोस्टली आपकी 11 गैसें हैं जो अपने वर्तमान में पाई जाती हैं अपने आवर्त के सारणी के अंदर। ठीक है, 11 गैसें होती हैं आपकी ऐसी मुख्य रूप से जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको सभी को समझ में आया होगा। 3 अवस्था बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। चौथी अवस्था होती है अपनी प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था। अब देखो ये अवस्था क्या होती है, तो देखो इस अवस्था में क्या होता है, देखो अगर हम किसी ठोस को गर्म करें, अगर हम किसी ठोस को एक तापमान देके गर्म करें तो वो किस में बदलने लग जाता है, तरल में। किस में बदलने लगता है, तरल में। अगर हम उसको लगातार गर्मी देना जारी रखें, हम उसको हीट देते रहे बंद ही ना करें, तो फिर वो तरल से किस में आ जाता है, गैस में। किसमें आ जाता है, गैस में। और हमने उसको हीट देना बंद कर दिया तो चीज यहीं तक रुक जाएगी। लेकिन अगर आप गैस रूप में आने के बाद भी उसे लगातार हीट देते रहो, बहुत ज्यादा तापमान उसको देते रहो, तो फिर ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी अवस्था में कन्वर्ट होगी, प्लाज्मा अवस्था में। और वास्तव में ये अवस्था क्या होती है, असल में इसमें क्या होगा कि कोई भी तत्व होता है, आप सभी को पता है परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। तो जब आप इसको किसी भी गैस को बहुत ज्यादा तापमान दे देते हो तो उसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते, कक्षा छोड़ छोड़ के बाहर भागने लग जाएंगे। क्या करने लग जाते हैं, बाहर। यानी हीट देने के कारण जो पहले अपने निश्चित पथ पर गति कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन अब अपनी कक्षा को छोड़ छोड़ के परमाणु से बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं। और उस अवस्था को जब किसी भी पदार्थ के सारे इलेक्ट्रॉन अब परमाणु को छोड़ के बाहर भागने लग जाए उसे बोला जाता है आयनीकरण। क्या बोला जाता है, आयनीकरण। ठीक है, आयनीकरण। तो जब किसी पदार्थ को गर्म करने के बाद वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन भाग गए तो उस पे आवेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो रही है तो उस पे आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश। और इसी कारण से इस अवस्था को बोल दिया जाता है प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था। तो आपको बस इसमें याद क्या रखना है, आपको इसमें बस ये याद रखना है कि गैसों को तरल को नहीं करेंगे हम, गैसों को, क्योंकि गैस के बाद भी लगातार हम उसको तापमान दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि गैसों को उच्च तापमान पर गर्म करने पर, ठीक है, उच्च तापमान पर गर्म करने पर उसके इलेक्ट्रॉन आयनित हो जाते हैं। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन आयनित हो जाते हैं जिसे प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसी अवस्था को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा अवस्था। अब आपसे क्वेश्चन इस अवस्था में क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन बस यही पूछेगा कि वह पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें गैसों को उच्च ताप पे गर्म करके इलेक्ट्रॉन को आयनित किया जाता है। तो आपको बस ये उच्च ताप शब्द याद रखना है कि उच्च ताप पे चीजों को आवेशित किया जाता है, कौन सी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, और इसमें आप ये लिख लेंगे कि इसमें परमाणु आवेशित हो जाते हैं।
इसमें परमाणु आवेशित हो जाते हैं, उन पे चार्ज आ जाता है, आवेशित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। अब आप कहोगे इसका उपयोग कहां पे है, तो देखो आज के टाइम पे जितनी भी आपकी रात के समय आपको रोड के आसपास कुछ ऐसी लाइटें दिखाई दे रही हैं, लाइटें, यानी कि आप सभी को पता है कि किसी भी बस स्टैंड के आसपास से आप गुजरेंगे रात के समय, या फिर कोई ऐसा हाईवे है जहां पे रोशनी की पूरी व्यवस्थाएं हैं, तो साइड में आपको यानी कि कुछ ऐसे खतरे के निशान या फिर कुछ डिवाइडर, कुछ ऐसे सिंबल दिखेंगे जो दूर से चमकते दिखाई देंगे, दूर से चमकते हुए दिखाई देंगे। आपके ट्रक वगैरह के पीछे भी कुछ ऐसी पट्टियां ऐसी बना दी जाती हैं डिजाइन, जो जैसे ही लाइट उनके ऊपर गिरेगी वो चमकना प्रारंभ कर देती है, वो चमकने लग जाती हैं। तो वो जो चीजें होती हैं उनको बनाने के दौरान पदार्थ की कौन सी अवस्था उपयोग करी जाती है, प्लाज्मा अवस्था। और इसके बारे में आप ये लिखेंगे कि यह अवस्था यह अवस्था जितनी भी आपकी नोबल गैसें होती हैं, अब गैसें मैं आपको सबको करा चुकी हूँ, 6 की 6 नोबल गैस आपको पता है, और उन 6 की 6 नोबल गैसों के उपयोग कहाँ पे होते हैं ये भी टॉपिक हम कर चुके हैं। तो जितनी भी आपकी नोबल गैसें हैं वो सारी की सारी नोबल गैसों को जब आप गर्म करते हो तो वो, क्योंकि नोबल गैसों में आप सभी को पता है क्रिया नहीं करती किसी के साथ, उनके इलेक्ट्रॉन बाहर जाते ही नहीं है, लेकिन जब उनको आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो फिर उनके भी इलेक्ट्रॉन भागने लग जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन भाग भाग के बाहर जाएंगे। तो भी सीधी बात है, इतना सा उदाहरण मान लो कि पहले कोई गैस सतह पे आराम से टिकी हुई थी, अब उसको आपने बहुत ज्यादा हीट दे दी है, तो हीट देने के कारण उसके कण क्या होने लग जाते हैं, अपनी प्राकृतिक अवस्था से ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ कर देते हैं, और वही अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था। तो इसमें आप लिख लेंगे एक बार कि यह अवस्था नोबल गैसों में देखने को मिलती है, ठीक है, नोबल गैसों में देखने को मिलती है। ठीक है, नोबल गैसों में देखने को मिलेगी। अब नोबल गैसें कौन सी है भाई, उदाहरण लिख लेना, आप सभी को पता है, हीलियम हो गई आपकी हीलियम हो गई, आपकी नियोन हो गई, आपकी जिनोन हो गई, आपकी क्रिप्टोन हो गई, आर्गन हो गई, ये सारी की सारी गैसें कौन सी हैं आपकी, ये सारी की सारी नोबल गैसें हैं एक्सेट्रा। इन सारी गैसों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा प्लाज्मा अवस्था, क्योंकि ये गैसें, इन गैसों के अंदर अणु पहले फिक्स थे, इनके इलेक्ट्रॉन पहले गति करते ही नहीं थे, बाद में गति करवाई जा रही है उनसे, तो कौन सी अवस्था का निर्माण कर देते हैं, प्लाज्मा अवस्था के लिए। तो ठीक है, अब आप सभी को नियोन ऑर्गन गैसेस के उपयोग पता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब वगैरह जो होती है अपनी, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, अपना विद्युत बल्ब होता है, ये सारी जो चीजें होती हैं, इन सारी चीजों में आप कहीं आर्गन यूज कर रहे हो, कहीं नियोन यूज कर रहे हो, तो जहां भी इन गैसों का उपयोग कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि उनके अंदर इन गैसों को प्लाज्मा अवस्था के रूप में भरा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे चाहे लिख भी लेना कि सजावट वाली लाइटें जो होती हैं, ठीक है, सजावट की लाइटें, ठीक है, इनके अंदर और सड़क के सूचक जो चिन्ह होते हैं, सूचक यंत्र जो होते हैं, उनमें उपयोग किया जाता है किसका, आपके प्लाज्मा अवस्था का। ठीक है, और एक फ्लोरोसेंट ट्यूब और लिख लेना, ठीक है, ट्यूब लाइट लिख लेना, ट्यूब लाइट इनमें उपयोगी होती है आपकी प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, इसके अंदर उपयोगी होती है आपकी प्लाज्मा अवस्था। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी सभी को बहुत अच्छे से। अब देखो, अगली हम बात करेंगे लास्ट अवस्था के बारे में, बीईसी। लास्ट अवस्था है आपकी पांचवी अवस्था, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
कंडेंसेट, या फिर इसको बोस-आइंस्टीन संघनन भी बोल सकते हो, बोस-आइंस्टीन घनीभूत भी बोल सकते हो। ठीक है, ये अवस्था है आपकी पांचवी अवस्था। अब इस अवस्था में आपको याद क्या रखना है, तो सबसे पहली बात तो याद रखोगे क्योंकि इस अवस्था का नाम कैसे पड़ा। इस अवस्था को नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों दिया, क्योंकि कुछ अलग सा ही नाम है, बाकी अवस्थाओं से बिल्कुल अलग नाम है। तो पहला तो आप इसमें याद रखेंगे कि हमारे एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, वो जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस अवस्था की खोज की थी और उनकी इस खोज को सबसे ज्यादा इंप्रेस जो हुए थे, उनकी इस खोज से सबसे ज्यादा खुश जो हुए थे, जिन्होंने बाद में उनकी इस खोज में उनका साथ भी दिया था, वो थे अपने अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसी कारण से उन दोनों साइंटिस्ट के नाम पर इस अवस्था को नाम दिया गया है। तो इसीलिए आपसे पूछ ले कि इस अवस्था की खोज किसने की थी, यानी इस अवस्था के खोजकर्ता कौन थे। बाकियों के खोजकर्ताओं से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके नाम में ही इसके खोजकर्ता छुपे हैं, इसीलिए एक एक सामान्य क्वेश्चन को इस अवस्था से यही बन जाते हैं, ये अवस्था खोजी किसने थी, तो इसके खोजकर्ता थे सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, इसके खोजकर्ता थे सर सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, वो इसके क्या थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था। और सहायक कौन थे, उनके सहायक कौन रहे, तो उनके सहायक थे अपने अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। दूसरा इस अवस्था में आपको क्या याद रखना है, देखो प्लाज्मा अवस्था में हमने क्या किया था, गैसों को बहुत हाई तापमान पे गर्म किया था जिसके कारण वो आयनित हो गई थी। इसमें आपको क्या करना है, गैसों को लो टेम्परेचर पे, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे ठंडा करना है। वहां तो गर्म कर रहे थे, यहाँ उसका उल्टा मामला है, लो टेम्परेचर पे क्या करना है, आपको ठंडा करना होता है। ठीक है, ठंडा करना होता है इस अवस्था में, और ऐसी अवस्था करोगे तो वो फिर अपना आयनी वो अब डी आयनाइज हो जाती है, यानी कि पहले उन पे आवेश आ गया था, अब उनका आवेश खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ भगत सिंह जी इतना ही पूछेगा। ठीक है, आर्मी जीडी में क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं आएगा, इससे आपसे बस इतना ही पूछेगा, 4 अवस्थाएं हैं, आपसे पूछ लेगा सबसे प्रबल आणविक बल कौन सी अवस्था में होता है, तो किस अवस्था में होगा, आप पढ़ चुके हैं, ठोस अवस्था में सबसे ज्यादा होगा। पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है, चौथी अवस्था का नाम क्या है, या फिर पांचवी अवस्था का नाम क्या है, वर्तमान में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं, या फिर आपको किसी कोई एक उदाहरण दे देगा और पूछ लेगा कि ये जो वस्तु है वो पदार्थ की कौन सी अवस्था के रूप में पाई जाती है, तो कौन सी अवस्था के रूप में पाई गई है, आप बता दोगे। क्या पूछा है भाई, ये पूछ लिया आपसे कि लकड़ी है, ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो पदार्थ की ठोस अवस्था है। ठीक है, तो आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आर्मी में पेपर ना तो ज्यादा इतना हाई लेवल का आता है कि भाई आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ के चलना पड़े, और ना बहुत ज्यादा ट्रेड्स जैसा लो लेवल आता है। इंडियन आर्मी में मीडियम लेवल का पेपर आता है, और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, और 3 से 4 क्वेश्चन में अगर इस टॉपिक का नंबर आता है तो उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पांचवी अवस्था का नाम क्या है, चौथी अवस्था का नाम क्या है, और कौन सी अवस्था है जो अपना आकार कभी नहीं बदलती, तो आंसर आप दे देंगे कौन सी नहीं बदलती। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे हम कि ये जो अवस्था होती है आपकी पदार्थ की पांचवी अवस्था, बीटीसी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, तो इसमें हम क्या करते हैं, गैसों को निम्न ताप पर, ठीक है, उसमें तो क्या कर रहे थे उच्च ताप पर, और इसमें क्या करेंगे निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है। ठीक है, निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है इस अवस्था में, पांचवी अवस्था में। ठीक है, अब एक उसमें क्वेश्चन यहीं से उठा लिया गया था कि पदार्थ की कौन सी अवस्था में वो गैसों को अति निम्न ताप पर लाकर उसको डी आयनाइज किया जाता है। तो निम्न ताप शब्द को पकड़ लो, निम्न ताप बीटीसी से संबंधित है, उच्च ताप किससे संबंधित है, उच्च ताप संबंधित है प्लाज्मा अवस्था से। ठीक है, तो गैसों को निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है। अगला आप लिखेंगे कि इस अवस्था में जो
और क्या याद रखना है आपको, ठंडा किया जाता है कितने ताप पर, वो निम्न ताप कितना, मिनिमम कितना ताप होना चाहिए। तो इसमें गैसों को 0 केल्विन, 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर आप क्या करोगे, ताप पर संघनित किया जाता है, ठीक है, 0 केल्विन ताप पर संघनित किया जाता है। और आप सभी को पता है पृथ्वी का परम शून्य ताप कौन सा होता है, 0 डिग्री केल्विन, परम शून्य तापमान। हालांकि ये चीजें ऊष्मा से संबंधित हैं, हम फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में पढ़ेंगे कौन सा तापमान है जो अपना परम शून्य ताप होता है, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे इतना याद रख लो, परम शून्य ताप, इस पृथ्वी पे सबसे कम से कम जो ताप संभव हो सकता है वो कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन। और ये जो ताप होता है, इस ताप पर गैसों को क्या किया जाता है, संघनित किया जाता है। वो अवस्था कौन सी होती है अपनी, पांचवी अवस्था, बीईसी अवस्था। अब इस चीज के, इसके बारे में एक और चीज याद रखेंगे कि यह अवस्था अंतरिक्ष में और ब्रह्मांड में संभव है। अब तक पृथ्वी पे, क्योंकि पृथ्वी पे इतना लो टेम्परेचर लेकर कहां से आएंगे, क्योंकि पृथ्वी पे तो इससे ज्यादा, इतना ज्यादा लो टेम्परेचर संभव है ही नहीं। इतना लो टेम्परेचर संभव कहां पे, आप अंतरिक्ष में कर सकते हो, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर है ही नहीं। अंतरिक्ष में कुछ ही ग्रहों का तो तापमान है, हर एक ग्रह का तो तापमान है भी नहीं। कुछ ग्रहों का तापमान तो माइनस में भी, यानी कि 0 डिग्री केल्विन से भी डाउन चला जाता है। तो यह अवस्था पृथ्वी पर मुक्त रूप से संभव नहीं है, ठीक है, मुक्त रूप से नहीं पाई जाती, ठीक है, मुक्त रूप से नहीं पाई जाती। ठीक है, मुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पे तो पाई नहीं जाएगी। उसके अलावा कहां पे पाई जाएगी भैया, ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड व अंतरिक्ष में इसकी संभावनाएं बनती हैं। अंतरिक्ष में यह अवस्था पाई जा सकती है, ठीक है, उसमें यह अवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपके पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। अरे भगत सिंह जी, सिलेबस पूरा क्यों नहीं होगा, ठीक है, सिलेबस पूरा क्यों नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, ना कोई फालतू ना कम, ठीक है, ना तो फालतू की चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके काम की है ही नहीं, और ना एक भी चीज छोड़ी जाएगी, ठीक है। एक एक तथ्यात्मक भी प्रश्न अगर कहीं से किसी टॉपिक से आपके बनते हैं ना, तो वो चीज भी आपको भी, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ही याद करनी होती है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको करनी पड़ेगी, जैसे कि आपके पीएच सूत्र हो गए, पीएच फॉर्मूला हो गए, आपके पदार्थों के नाम हो गए, पदार्थों का रासायनिक चिन्ह हो गया, ये सारी चीजें आपको खुद याद करनी है। तो जो चीजें आपको याद करनी होंगी वो चीजें मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगी, ताकि उन चीजों को आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं सामने उन चीजों को रख के एक एक रटवाऊं, वो टाइम फिर आपका ही खराब होना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सामने उनकी लिस्ट खोल लूं, पीडीएफ खोल लूं, और पीडीएफ खोल के मैं आपको बताऊं, देखो भाई सोडियम को Na से चिन्हित करते हैं, ठीक है, पोटेशियम को K से चिन्हित करेंगे, चांदी को Ag से करेंगे, क्या फायदा है उन चीजों को बार बार रिपीट करने का, फायदा क्या है, जब मुझे पता है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, पीडीएफ से आप उन चीजों को बाद में कम समय में जल्दी याद कर लोगे, तो वो चीजें वैसे होंगी, जो थ्योरी से चीजें आएंगी वो आपको यहाँ पे करवाई जाएंगी। आप टेंशन मत लो, प्रैक्टिस क्लास देखते रहो। और भाई आप सभी लोगों को मैंने मैसेज भी किया था कि संडे को हम लोगों ने केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए थे, और आप में से, मुझे नहीं पता, शायद मैंने एक भी बच्चे का उधर कमेंट नहीं देखा था उस क्लास में, कि कोई भी एक भी बच्चा वहां पे आया था और उसने क्लास को, प्रैक्टिस क्लास को ज्वाइन किया था। तो भाई आपके फायदे के लिए, क्योंकि फालतू में मैं आपको कभी नहीं बोलती हूँ कि YouTube पे आओ, लेकिन अगर कोई स्पेशल क्लास होती है तो भाई आप जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है, क्योंकि परमाणु के क्वेश्चन उसमें डाले गए थे, परमाणु के क्वेश्चन डाले गए थे, आप सभी ने परमाणु पढ़ लिया है, हम क्वेश्चन करते तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता
कि क्वेश्चन आर्मी में कैसे आते हैं, और बल्कि मैंने तो उसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके मैं चली थी ताकि थोड़ा लेवल भी अप हो जाए, तो भी आप सभी लोगों को दिक्कत ना आए। लेकिन शायद आप में से कोई आया ही नहीं था मुझे, क्योंकि ये का भी मैंने कमेंट आप में से नहीं देखा था उधर, जितने भी अपने बच्चे हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइव सभी बच्चे नहीं जुड़ते हैं, मुझे पता सभी लाइव नहीं जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी आपका रिकॉर्ड सारा है इधर, आपकी सारों की आईडी है इधर, मुझे सबका पता है किन किन बच्चों, कौन कौन से बच्चे हैं जो अपने से ऐप पे जुड़े हुए हैं। एक भी बच्चे का उस आईडी से मैंने उधर कमेंट नहीं देखा, तो शायद या तो आपने वीडियो देखी नहीं, देखी होगी तो बाद में, चलो बाद में देख लो, कोई दिक्कत नहीं, लाइव से मत जुड़ो, बाद में देख लो, लेकिन देख लिया करो, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए है। बाकी अगर आप नहीं मानोगे तो फिर भाई उसमें मैं मजबूर तो आप लोगों को कर नहीं सकती। बाकी क्लासेस में अब यानी कि आप सभी को पता है, इधर उधर की फालतू की बातें तो अपन ना तो इधर कर रहे करते हैं उधर करते हैं, बस क्वेश्चन उसका आंसर, हाँ एक आध बार कोई बच्चा आ जाता है नेगेटिविटी फैलाने तो उसको डांटना पड़ जाता है, अदरवाइज कोई फालतू की बात अपन लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, बस अच्छे से नोट्स बनाइएगा, जो चीजें आपको करवाई जाती हैं अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बाद में वन लाइनर की फॉर्म में, अभी नहीं दूंगी, अभी बेशक मत मांगना, अभी कोई नोट्स नहीं दूंगी, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ मुझे देनी है वो टाइम टाइम पे देती रहूंगी, पर प्रैक्टिस नोट्स आपको जब आपका सिलेबस हो जाएगा तब आपको दूंगी, ताकि फिर आप एक बार सारा रिवाइज करके जब उनको पढ़ो तो आपको लगे कि हाँ हमें कुछ आता है। टेंशन मतलब पिछली बार भी हमने लिमिटेड कंटेंट अपने बच्चों को दिया था और लिमिटेड नोट्स उनको दिए थे, उसके बाद भी जब पेपर हुआ था तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं था अपने ऐप पे, बच्चे कम थे लेकिन जितने भी थे पेपर सभी ने क्वालिफाई किया था, किसी का भी ऐसा नहीं था कि पेपर रह गया। फालतू की चीजें बेशक मत करना, लिमिटेड चीजें मिलेगी, क्वालिटी चीजें मिलेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना पदार्थी 5 अवस्थाएं, इनसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है, अपना बहुत जल्दी, यानी कि चाहे यूट्यूब पे चाहे कैसे भी आप लोगों को पीडीएफ के खाली चक्कर में मत रहना कि बस पीडीएफ दे दो, कोई नहीं पढ़ता पीडीएफ, मांग लेते हैं बच्चे पर पढ़ता फिर कोई भी नहीं है, ये सबको पता है और आप भी जानते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग बस अच्छे से क्लास से जुड़े रहिए, ठीक है, जहां भी प्रैक्टिस क्लास आपको बोली जाए वहां पे देखना, इस टॉपिक से आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जब भी ये टॉपिक होगा तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, पेपर देने जब जाओगे तो आपको खुद में लगेगा कि हाँ कुछ सीखा है, ठीक है। चलिए भाई, तो भाई बच्चों आप क्लास देख लिया करो, चाहे आप लाइव में देखो या बाद में देखो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज को बिल्कुल भी वो नहीं मानती कि भाई बच्चे लाइव क्यों नहीं आते, क्योंकि मुझे पता है शाम को मैथ्स की सर की क्लास में बच्चे बहुत सारे लाइव होते हैं, लेकिन अपनी क्लास में बच्चे लाइव नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बाद में क्लास देख लो, बट देख लिया, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लिया करो, नोट्स बनाया करो, डबल स्पीड में देख लो, ट्रिपल स्पीड में देख लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ, और 2 से 3 टॉपिक आपके बचे हैं केमिस्ट्री के, फिर उसके बाद केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा तथ्य के रूप में, और उसके बाद फिर अपनी नई ब्रांच स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, कंटेंट में क्लासेस अभी देखो अभी ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि क्लास ऑफ होने के बाद लगभग आधे से 1 घंटे के बाद क्लास लाइव में दिखना शुरू होती है, तो वहां पे जब वो आ जाती है तो कंटेंट में ऐड करते हैं। बाकी मैंने कल तो क्लास हो नहीं पाई थी, सर का बर्थडे था, जिसके कारण थोड़ा सा आपको मैंने इन्फॉर्म भी किया था कि सर का बर्थडे है, तो बर्थडे सोचा तो था कि आपकी शाम को क्लास लें, लेकिन वो हुआ ही कि पहले कोचिंग में सेलिब्रेशन था, उसके बाद फिर स्टाफ को लेके सर चले गए बाहर, और उसके बाद फिर कोचिंग के बच्चे घर आ गए, और घर आने के बाद वो घर पे सेलिब्रेशन करने लगे, कुछ बच्चे आ गए, तो वो फिर उस माहौल में फिर क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैं उसके लिए तो सबसे पहले माफी चाहूंगी कि आपका एक दिन खराब हमने किया। बाकी कोई किसी दिन कोई एक्स्ट्रा क्लास लेके या संडे को क्लास लेके आपके उस एक दिन की भरपाई जरूर कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।